हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले की क्लास में आपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ा था और उसमें हमने आपको हिंट दे भी दिया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या लिखा जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमारा होता है वो बिल्कुल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम पिछले साल हमने बनाया 11th में, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों कहा गया जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह बनना है? क्यों हमने इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं कहा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। यहाँ पे हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नाम भी नहीं दे सकते प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा कि कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंसेस हुआ। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करते थे, यहाँ पे हम सरप्लस या डिफिसिट जो है डिटरमाइन करेंगे। तो अब सरप्लस किसकी प्लेस पे आ गया? जो हमारा प्रॉफिट था, यानी इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो वो सरप्लस बोला जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे इनकम से तो वो डिफिसिट बोला जाएगा। तो एक जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा फॉर्मेट दिया है, कुछ ही आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं लेकिन कुछ आइटम्स को दिया गया है। तो यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो डेबिट साइड होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता था डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखते थे, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किधर होगा? डेबिट में होगा। एक्सपेंडिचर जिसको बोला जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखना है, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखना है, ठीक है। और क्रेडिट साइड हमारा इनकम का होगा, जितने भी इनकम या प्रॉफिट्स होते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट में लिखते थे, यहाँ भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन वो क्या होगा? हमारा इनकम होगा। तो क्या क्या आएगा वो हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से आपको बता दिया था। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कैपिटल नेचर का होगा वो नहीं आएगा, रेवेन्यू नेचर का आएगा। तो यहाँ पे देखिए सैलरीज है, तो सैलरीज अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होगा, वो क्यों होगा अभी समझाएंगे, पहले फॉर्मेट देख ले। सैलरीज आएगा, उसमें अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड करेंट ईयर का कोई एंड में बच गया आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग अगर है तो वो पिछले साल का होगा, उसे माइनस करेंगे। रेंट आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, ऑडिट फीस आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, ऑनोरेरियम आएगा, रिपेयर्स आएगा, डेप्रीशिएशन आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज यानी कंज्यूमेबल आइटम यानी जितना हमने कंज्यूम किया वो आएगा यहाँ पे। फिर सब्सक्रिप्शन आएगा, इनकम में आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड माइनस होगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस है, डोनेशन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, हॉल रेंट है, सन्ड्री रिसिप्ट्स है, ये आएगा। और अगर इनकम का टोटल ज़्यादा है एक्सपेंडिचर का टोटल कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे बोला जाएगा सरप्लस। और इस सरप्लस को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम कैपिटल फंड में, जैसे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते थे हम कैपिटल अकाउंट में, उसी तरीके से एनपीओ में जो सरप्लस होता है उसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक शॉर्ट में हमको फॉर्मेट दिया गया था, वो हमने देखा। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इसका फीचर क्या है। तो पहला अगर हम बात करें कि इस अकाउंट का नेचर क्या, जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो नेचर रियल अकाउंट होता है। रियल क्यों? क्योंकि उसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी कैश रिसीप्ट और पेमेंट हैं, और कैश हमारा एसेट्स होता है तो उसका नेचर क्या होगा? रियल अकाउंट होगा, यानी एसेट्स है वो। यहाँ पे इसका नेचर नॉमिनल होगा, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, या जो है इनकम प्रॉफिट एक्सपेंसेस लॉसेस जिसमें आते हैं वो अकाउंट हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वही आया है। दूसरा चीज है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, किसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो कैश बेसिस यूज हो रहा था,
क्योंकि वहाँ पे नॉन कैश तो हमको लिखना ही नहीं था, सिर्फ कैश जितना आया या जितना कैश गया वो लिखना था, तो वो क्या हो गया, कैश बेसिस हो गया। लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमारा एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है कि उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो। जैसे मान लो कोई एक्सपेंडिचर है, जैसे हमने बोल दिया रेंट पेड, तो रेंट पे किया और कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, तो अगर हमने पे किया है तो भी लिखा जाएगा, नहीं पे किया आउटस्टैंडिंग रह गया तो भी किया जाएगा। यानी टोटल हमें लिखना है अमाउंट, जितना करंट ईयर में हमने पे किया है या जितना करंट ईयर में हमको रिसीव हुआ है, हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। हमें इससे मतलब नहीं कि पैसा मिला है या नहीं मिला, पे किया या नहीं पे किया। फिर है अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो किस अकाउंटिंग पीरियड के अमाउंट को इसमें लिखा जाएगा, तो इसमें ओनली रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर, जो करंट अकाउंटिंग ईयर होगा सिर्फ उस अकाउंटिंग ईयर के अमाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। बाकी अगर कुछ पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का, या कुछ नेक्स्ट ईयर का है तो उसे माइनस कर लेंगे, और करंट ईयर का अगर इधर उधर है तो उसे जोड़ लेंगे हम। फिर बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की, इसमें तो इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो नो ओपनिंग बैलेंस, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमारा या तो सरप्लस होगा या फिर डिफिसिट होगा। सरप्लस कब होगा, जब इनकम का टोटल ज्यादा होगा, किससे, एक्सपेंडिचर के टोटल से ज्यादा होगा। यानी इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल कम है, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज डिफिसिट। वो क्या होगा, हमारा डिफिसिट होगा। फाइनली बात करें एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट जैसे एक्रूअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, तो इन सब के लिए हमारा इसमें एडजस्टमेंट होगा, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो इन एडजस्टमेंट्स को हमें यहाँ पे करना है। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, हम बात कर लें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक होता है कैपिटल नेचर का और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। तो कैपिटल रिसीप्ट भी होता है और कैपिटल पेमेंट भी होता है। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या है, कैपिटल रिसीप्ट क्या है, तो कैपिटल रिसीप्ट का मतलब है कि कोई ऐसा अमाउंट मिला हो जो हमारा इनकम ना हो। अब इनकम कैसे ना हो, आसानी से बता दें कि इनकम क्या है। देखो, कोई भी पैसा हमको मिला और उसके बदले हमने कुछ दे दिया, या हमने उसके बदले बेनिफिट दे दिया, उसका फायदा पे कर चुके हैं। जैसे मान लो किसी से हमको क्या मिला, रेंट मिला, किसी से हमको क्या मिला, रेंट मिला, तो वो हमारा रिसिप्ट कब होगा, जब रेंट मिलने के बाद हमने उसको रहने दिया हो उस बिल्डिंग में, या उस जो है एक शॉप हम रेंट पे दे रहे हैं और उसको हमने दे रखा हो, वो उसको यूज कर रहा हो, उसकी सर्विस ले रहा हो, उसका बेनिफिट ले रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम होगा। लेकिन वो इनकम कब नहीं होगा, जब हमने उससे रेंट तो ले लिया लेकिन उसका बेनिफिट अभी हमने उसको नहीं दिया, तो वो हमारा इनकम नहीं कहा जाएगा, वो कैपिटल रिसीप्ट होगा। और कैपिटल रिसीप्ट हमारा हमेशा लिखा जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। जैसे आपको लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, दिया है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट होता है।
क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, यानी जिसका पैसा मिला हो लेकिन अभी उसका बेनिफिट हमने ना दिया हो। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब किसी ने अपने मेंबरशिप के लिए लाइफ टाइम के लिए पेमेंट कर दिया, तो हम कहाँ दे चुके हैं अभी बेनिफिट? अभी बेनिफिट तो नहीं दे चुके कंप्लीटली, उसको तो बेनिफिट उसके होल लाइफ तक हमें देना है, तो कहाँ पे वो हमारा इनकम नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, और इसको बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब कैपिटल पेमेंट क्या है? अब कैपिटल पेमेंट का मतलब ये है कि पेमेंट हमने ऐसा किया हो जिसका पूरा बेनिफिट हमको अभी ना मिला हो, जिसका पूरा बेनिफिट हमको अभी ना मिला हो, ठीक है, या कोई ऐसा पेमेंट हो, ठीक है, कि जिसके लिए हमने पेमेंट किया उससे बेनिफिट हम बार बार लेते रहेंगे, हर बार एक बार पेमेंट किया उसका बेनिफिट हमको ज़्यादा टाइम तक मिलेगा, तो वो हमारा कैपिटल पेमेंट होगा। जैसे अगर मान लो हम रेंट का पेमेंट करते हैं, या मान लो किसी को सैलरी देते हैं और उससे हमने काम ले लिया 1 महीने, उसके बाद उसको सैलरी दे दिया, तो बेनिफिट लिया, फ़ायदा उससे लिया, उससे सर्विस ली और हमने पेमेंट किया, तो वो हमारा रेवेन्यू पेमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने अभी उसको पेमेंट नहीं किया, जैसे हमने मान लो कोई फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर किस लिए खरीदा है भाई? अपने यूज़ के लिए खरीदा है, ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए, और उसको हम लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे। एक बार पेमेंट किया और 10 बार हम उसका यूज़ करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल पेमेंट होगा। तो ये जैसे कहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में लिखा जाएगा, जैसे परचेज हो गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या फिर कोई प्रीपेड हो गया, कोई एडवांस में पेमेंट कर रखा है, ठीक है, या कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो वो क्या होगा, सॉरी प्रीपेड है, एडवांस पेमेंट कर रखा, तो वो क्या होगा, कैपिटल पेमेंट होगा। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में सीधा सा समझ लो कि हमारा जो रिसिप्ट है वो क्या होगा, रिसिप्ट हमारा क्या होगा, इनकम होगा, लेकिन कब, ठीक है, जब हम उसका बेनिफिट दे चुके होंगे और पैसा मिला होगा। जैसे एंट्रेंस फीस हो गया, एडमिशन फीस हो गया, ठीक है, कोई हॉल रेंट हमको मिला, कोई कंसर्ट या लेक्चर के लिए पैसा मिला, ठीक है, या हमने कोई और सर्विस दे रखी है, सब्सक्रिप्शन फीस मिला, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और रेवेन्यू पेमेंट क्या होगा, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट होता है। और ये ध्यान रखना कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, और रेवेन्यू जो पेमेंट होता है, ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, डे टू डे जो एक्सपेंसेस है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका फीचर और कैपिटल और रेवेन्यू आइटम। अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो दी हैं इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होता है। जैसे एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट होता है, हमारे सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट होता है, तो ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि वो है क्या, लेकिन उससे भी पहले आज हम जो पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। दोनों साथ में खत्म होगा, फिर डायरेक्ट हम इसके जो पॉइंट्स आते हैं, एक एक पॉइंट इसमें जो आया है उसको एक्सप्लेन करके फिर उसके क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। अब देखिएगा, बैलेंस शीट इसमें जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। दो तरीके का क्या, दो बनता है। एक तो बनता है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट भाई क्यों बनता है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनता है वो एज ऑन 1 अप्रैल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक चीज हमें फाइंड करनी होती है, वो क्या होता है हमारा कैपिटल फंड। ये हमको नहीं गिवन होगा। अगर नहीं दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम ये फाइंड करेंगे कि लास्ट ईयर
यानी प्रीवियस ईयर के एंड में कितना कैपिटल फंड था, तभी इस साल उस कैपिटल फंड में जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा उसको हम लिखेंगे। अब सरप्लस क्या होता है, जुड़ता है, और डेफिसिट क्या होता है, घटता है इसमें से। तो देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना के दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे यहाँ पे कि क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे होता है। तो ये लायबिलिटीज हो गई, आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इसे प्रिपेयर करना है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1 अप्रैल, यानी कि अगर 1 अप्रैल को कोई चीज दी है या 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर के एंड में थर्ड दिया है अगर कोई आइटम, तो वो किससे रिलेटेड है, ओपनिंग से रिलेटेड है। तो क्या क्या हमें लिखना है और क्या क्या दिया होगा, जैसे सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे ऊपर लिखा होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो उसको यहां पे लिखेंगे हम एसेट्स में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर इसके बाद मान लो कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होता कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता, तो उसे हम कहां पे दिखाते, लायबिलिटीज साइड में, ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर कुछ भी फिक्स एसेट्स दिया है, अगर है तो ठीक है, इफ एनी, अगर कोई फिक्स एसेट्स है, कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है बिगिनिंग में, इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी, फिर आपको मिल सकता है कि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहा हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहा हो, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिया हो बिगिनिंग में, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर इधर क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर प्रीवियस ईयर के एंड में या करेंट ईयर के बिगिनिंग में है तो वो लिखेंगे। अब कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर होगा तो उसे हम लिख लेंगे, बिगिनिंग में अगर कोई दिया है, हो सकता है आपको एक्रूड इनकम भी दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, एक्रूड इनकम दिया हो, तो एक्रूड इनकम इधर आ जाएगा, एक्रूड इनकम कोई अलग से दिया हो। अगर कोई आपको एडवांस इनकम दे रखा है, वैसे सब्सक्रिप्शन भी एडवांस इनकम है, लेकिन कोई और इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग दिया हो, तो एडवांस इनकम है, तो उसे भी यहाँ पे हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कैपिटल फंड, तो जाहिर सी बात है कि एसेट्स का टोटल ज़्यादा होगा, तो हम कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल फंड होगा। और यही फाइंड करने के लिए हमें इसे प्रिपेयर करना पड़ा है, बैलेंसिंग फिगर, यही हमारा होगा आंसर। इसी को फाइंड करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंस शीट ओपनिंग हो गया, और अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग में करना क्या है कि ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा, बैलेंस कैरी डाउन वो होगा, ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, किसके लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा, वो कैश या बैंक हो जाएगा। एसेट्स आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, अगर पहले से है तो ठीक है, अगर आपको पेमेंट अकाउंट में कहीं कोई एसेट्स मिलता है तो मतलब आपने उसको खरीदा है, उसे जोड़ लेंगे। कोई नया एसेट्स दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, तो उसे भी आप लिख लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर डेप्रीशिएशन है तो कभी भी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और जिस पे लगा होगा उससे हम माइनस करेंगे।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो करेंट ईयर के एंड में, यानी जिस ईयर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है उस ईयर के एंड में जितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसको लिखेंगे। करेंट ईयर के एंड में अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रखा होगा तो उसको लिखेंगे। एक्रूड इनकम कोई करेंट ईयर के एंड में होगा तो उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखा मिल गया टू बैलेंस कैरी डाउन, तो मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसे लायबिलिटीज में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करेंट ईयर के, ध्यान दीजिएगा, करेंट ईयर के एंड में अगर आपको दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऐसे लिखा है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो भी क्लोजिंग में आएगा। मतलब जो चीजें 31 मार्च ऑफ करेंट ईयर होगा वो क्लोजिंग में आएगा, जो 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर होगा तो वो भी आएगा। एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ करेंट ईयर होगा तो वो आएगा। कैपिटल फंड में हमें ऐड कर देना है सरप्लस, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लो कोई आपको स्पेसिफिक फंड दिया है, स्पेसिफिक फंड है तो वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में करेंट ईयर के एंड में आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो भी करेंट ईयर के जो एंड में, जो करेंट ईयर है उसके एंड के बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर डिफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से माइनस होगा, सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब आप देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले देखिए दिया है कैपिटल फंड और जनरल फंड और कॉर्पस फंड, इसको कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस यानी जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आपने फाइंड किया है। ऐड सरप्लस और लेस डिफिसिट, अगर कोई सरप्लस है तो उसे प्लस करेंगे, डिफिसिट है तो माइनस करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं दिया है लेकिन अगर होगा तो उसे जोड़ लेंगे इसी कैपिटल फंड में। फिर आपको बिल्डिंग फंड दिया है, स्पोर्ट्स फंड दे रखा है उसके नीचे देखिए, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक फंड होगा तो उसे लिखा जाएगा। कैसे लिखना है, क्या कैलकुलेशन होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगली क्लास में आपको बताएंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे होती है और जो फाइनल अमाउंट आता है उसी को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। वैसे देखिए लिखा है ओपनिंग बैलेंस, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड और फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है हमारे पास और उसके लिए अगर कोई डोनेशन मिला तो उसमें जोड़ लेंगे। अब उस जो हमारे पास फंड था स्पेसिफिक, अगर उसको हमने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे, हमने मान लो एफडी कर दिया, पैसा अभी जरूरत नहीं थी तो हमने एफडी कर दिया, उस पे कोई अगर इनकम हो रहा है या उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसे जोड़ेंगे और रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही स्पोर्ट्स फंड भी बिल्कुल सेम है। फिर करंट लायबिलिटीज में वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस चार्जेस है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आएगा। और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर भी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। एसेट्स में देखिए फिक्स एसेट्स दिया है, बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस, ऐड एडिशंस, जैसा कि बताया था कि अगर खरीदा है तो जोड़ लेंगे, डेप्रीशिएशन घटा देंगे। फर्नीचर में भी वही दिया है, ओपनिंग बैलेंस, ऐड एडिशंस, यानी कोई खरीदा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट में अगर आपको दिख जाए उस एसेट्स का नाम, मतलब उसको हमने खरीदा है तो उसे जोड़ लेंगे। लेस डेप्रीशिएशन या उसमें से कुछ सेल कर दिया हो तो उसे भी घटा देंगे हम। करेंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे लास्ट में नीचे जो बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो वो हमारा होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वो लिखा जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, कोई भी इनकम जो अर्न हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ वो भी आएगा इसमें। इन्वेस्टमेंट्स, अब जैसे कोई स्पेसिफिक फंड है और उसके पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी इसमें आएगा। जैसे बिल्डिंग फंड मिला था उसको इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अब कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है जैसे हमारा इंश्योरेंस है, रेंट है, तो उसे भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। पहले इसको हम समझ लें, फिर अगली क्लास में हम समझेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक एक पॉइंट क्या बैलेंस शीट में लिखा जाता है, कैलकुलेट करके कैसे कैसे हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, सारा चीज़ हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।